हेलो दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आगे से। पार्ट दूसरा ये हमने कर लिया था। पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व ये सब देख लिए थे, इतिहासकार, स्रोत। आज हम देखते हैं अतीत, एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यानी बहुवचन में किया गया है, यानी यहाँ पर अतीत एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हर किसी के लिए अलग अलग अतीत होते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यहाँ सभी के लिए अलग जीवन है, और ये ऐसा नहीं है कि पहले ही था, आज भी ऐसा ही है। आज भी हर किसी के लिए इतिहास अलग होता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, बता रहा है, आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अभी भी जनजातीय लोग रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनजातीय लोग रहते हैं तो वो बहुत पिछड़े हुए होंगे। वो पिछड़े हुए नहीं होते हैं, उनका कल्चर हमसे भी बड़ा होता है, हमसे भी अच्छा होता है। वो उस अपने हिसाब से सही होते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते, तुलना नहीं कर सकते कि हम आगे आ गए हैं तो वो पीछे हुए हैं। बस वो हमारी मुख्य धारा जो चलती है उसका पार्ट नहीं बन पाए हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पिछड़े हुए हैं, बस वो जहाँ थे अभी भी वहीं रहना चाहते हैं। जैसे हमने इतना विकास कर लिया है, शहर बड़े हो गए हैं, लेकिन वो लोग अभी ये नहीं चाहते। वो अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहते हैं। कुछ कुछ है जो बढ़ भी रहे हैं आगे, बहुत सारे हैं। फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, ये सब अभी भी वैसा ही काम करते हैं। शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। अन्य तरह, ये क्या चीज़ है भाई? देखते हैं अन्य तरह का भेद कौन सा है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, समझे? यानी उस समय जो राजा वगैरह होते थे, जब वो जीतते थे तो उसका लेखा जोखा वो रखते थे, लिख पढ़ाई सब रख लेते थे। सॉरी। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। हम शासकों के बारे में जानते हैं, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर उन लोगों के बारे में नहीं जानते। जैसे कि जो कृषक वगैरह हैं या व्यापारी हैं, उनके बारे में इतना नहीं जानते। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसलिए तो कहते हैं डायरी लिखनी चाहिए हर किसी को। हर वीक एक पेज लिखना चाहिए अपनी ज़िंदगी का, जिससे अगर बड़े होकर के हम भी उसे पढ़ सकें। हमें भी लिखना चाहिए। मैं तो लिखता हूँ। आप मुझे बताना आप लिखते हो नहीं। अगर नहीं लिखते तो लिखना शुरू करो। हर हफ्ते लिखो, 4 पेज भर दो एक महीने में। यह आपकी यादें ताज़ा करेगा, और जब आपके बच्चे पोते वगैरह हो जाएंगे तो वो भी जान पाएंगे आपने कैसा जीवन बिताया। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। उस पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अब हम तिथियों के बारे में देखते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो आज हम गणना करते हैं तिथि वगैरह की, वो जो हमारे ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, उनके जन्म से करते हैं। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर आप देखोगे तो वो अलग है, और हम बहुत आगे हैं अभी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी जो अभी 2000 वर्ष हो गए हैं वो ईसा मसीह को पैदा हुए 2000 वर्ष हो गए हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां, पूर्व का मतलब पहले की तिथियां, ईसा से पहले, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ईसा पूर्व। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए
वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आरंभिक बिंदु 2000 है यहाँ पर। इतिहास और तिथियाँ, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है, जो अभी बताया। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी, लिखा पाती हो, या एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जब वो जन्म में थे उस वर्ष से है इसका मतलब। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। बताया ना, सब जगह अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति को सब जगह फैलाने में लगा पड़ा है। और हम इंडियंस क्या कहें, हम भारतीय अपनी संस्कृति को चाहते हैं लेकिन दूसरी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये तो हमारे भारत में है ही। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में तिथियों का के इस रूप का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 200 वर्ष पूर्व। और 200 वर्ष पूर्व कब आए थे? अंग्रेज। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट यानी वर्तमान से पहले है। बीपी ये ब्लड प्रेशर नहीं है, बिफोर प्रेजेंट है, वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख जो बनवाए जाते थे वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि वो लंबे समय तक बने रहें। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। वो तो हो गई, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, और भाषा का भी यूज़ होगा, जब भी तो आप समझ पाओगे। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी कोई दूसरे विदेश की भाषा होती है जो हमें नहीं पता, उसको जानने के लिए हमें उसकी सारी ग्रामर, व्याकरण सब कुछ समझना होता है। इसी तरीके से जो पहले की लिपियाँ थी उनको भी समझने के लिए सारी चीज़ों को जानना पड़ता है, जो विद्वान उस पर काम करते हैं। तो ये अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया, यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। यानी कारतूस किसे कहा जाता है? जहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, उसे कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देखते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। एल शेर, ए चिड़िया। एल शेर, ए चिड़िया। ऐसे ही एल ये रहा, एस ये रहा, पी, टी, ओ, ये सब लिपि हैं। और यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ याद करने वाला है, वो ये हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर
4700 वर्ष पूर्व गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व मगध, वर्तमान में जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। चलिए दूसरे चैप्टर पे चलते हैं और इसको बनाते हैं अगले पार्ट में। जब तक बाय।